Hello everyone, and this is your part 2 of यूनिट नंबर 9 दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। पहले पार्ट में हम लोग ने कवर अप किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अब हम इस वाले पार्ट में कवर अप करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको। और अगर कोई चीज़ या कोई टॉपिक छूट जाता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें जितने टॉपिक छूटेंगे और अगर वो इंपॉर्टेंट होंगे तो आई विल कवर देम अप। ठीक है, आपको चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। अब यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो ये किस चीज़ के लिए है या कौन सा चीज़ है जिसको ये गवर्न करता है। सो ये गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ पर बताए गए हैं क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं बायर और सेलर के एक दूसरे की तरफ, और एक तरह से लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो इस एक्ट के अंदर है वो सेक्शन नंबर 4 के अंदर दी गई है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है ये हम डिफाइन बेसिकली किया गया है इस एक्ट में। सो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे सेलर ट्रांसफर करता है या फिर अग्री करता है कि वो आगे जाके फ्यूचर में ट्रांसफर कर देगा गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। All right, so there can be a contract of sales between one part owner and another, or the contract of sale may be absolute or conditional. All right, अब ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद कुछ हमारे दिमाग में आया कि एक तो चीज़ हो गई कि अभी के अभी वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है, या फिर एक हो रहा है कि वो फ्यूचर के टाइम में करेगा, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं ये भी जान लेते हैं। सो ये दो वर्ड है, एक है आपका सेल और दूसरा है आपका एग्रीमेंट टू सेल। तो अगर सेल की बात करते हैं और एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं तो दोनों चीज़ें सेम नहीं है, दोनों चीज़ें अलग हैं। कैसे हैं चलिए जान लेते हैं। सेल की बात करते हैं जब आप, तो अ सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर सेलर ट्रांसफर कर देता है फिर अग्री कर देता है ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर फॉर द प्राइस। सो इसमें जो ओनरशिप है वो डायरेक्टली या कह सकते हैं इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ रहा है बायर को कि अभी फ्यूचर में करेगा, नहीं, जैसे ही ट्रांजैक्शन बेसिकली जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम ट्रांसफर कर देगा, सेलर ने बोला कि मैं ट्रांसफर कर दूंगा बायर को, तो वैसे ही इमीडिएटली ये ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो वो आपका क्या हो गया सेल। फॉर एग्जाम्पल ए ने कार बाय की है फ्रॉम बी और उसने क्या किया प्राइस वगैरह सब पे कर दिया। उसने बोला कि बी ने क्या बोला ए को कि मुझे ना ये कार खरीदनी है, तो जो ए है, ठीक है, सॉरी, ए ने बी से खरीदी है, राइट। सो ए ने खरीदी है बी से और ए ने बोला कि चलो मेरे को ना ये कार खरीदने है, तो बी क्या करता है, बोलता है ठीक है खरीद लो। तो ए अपना जितना भी प्राइस है उस कार का वो दे देता है। तो जो कार की ओनरशिप है ना वो डायरेक्टली कह सकते हैं इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई है ए को। ऑलराइट, अब हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं। तो एग्रीमेंट टू सेल में कहा क्या बात की गई, इसमें बोला है कि जो ओनरशिप है ना या फिर जो ट्रांसफर है वो फ्यूचर में होगा, इमीडिएटली नहीं होने वाला है। या फिर कुछ कंडीशंस दिए कि अगर जो बायर है या फिर सेलर है जो भी है, अगर उसने ये कंडीशंस फुलफिल कर दी तो ही ये जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेसिकली ये जो डिलीवरी ऑफ गुड है या फिर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है वो तब जाके कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू बाय अ कार फ्रॉम बी इन अ मंथ। तो ए ने बोला कि बी को कि मैं एक महीने के अंदर अंदर आपसे कार खरीद लूंगा। सो जो ओनरशिप है या फिर कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल हैपन आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, जैसे कुछ कंडीशंस उन दोनों के बीच जो भी डिसाइड हुआ होगा बायर एंड सेलर के बीच में, उस जैसे ही उसकी फुलफिलमेंट हो जाएगी वैसे ही कंडीशन फुलफिल होंगी, वैसे क्या होगा कार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेसिकली जो कार की ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो सेल में क्या हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है। बट जब आप अग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेल हो रही है वो इन फ्यूचर हो रही है, दैट इज फ्यूचर टाइम में हो रही है, फिर कुछ कंडीशंस उनके फुलफिल होने के बाद हो रही है। ठीक है, दैट इज योर अग्रीमेंट टू सेल। अब कुछ बेसिक से डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेल के केस में कब होती है, इमीडिएटली होती है, जबकि आप जब एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं तो वो फ्यूचर के टाइम में हो रही होती है। और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो सेल में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये चीज फ्यूचर में होगी, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इन फ्यूचर एग्जीक्यूट हो सकती है, दैट इज द एग्जीक्यूटरी। अब नेचर ऑफ राइट्स ऑफ बायर की बात करी जाए तो जस्ट एंड एम ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच बाय बायर, अगर ब्रीच बायर की तरफ से हुआ है तो क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सेल के केस में द सेलर में सुई बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गया वो
बायर गया सेलर के पास कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो उसने ले ली और चला गया, उसे प्राइस नहीं दी, तो सेलर क्या कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है किसके लिए, जो भी प्राइस उसका था गुड्स एंड सर्विस का, बेसिकली गुड्स का, तो वो उसको पे करना पड़ेगा किसको, बायर को। फिर एग्रीमेंट टू सेल में तो जो सेलर है तभी से स्यू कर सकता है जब डैमेजेस हुए हो, ठीक है, ओनली फॉर द डैमेजेस। अब रिस्क ऑफ लॉस की बात की जाए तो ये जो अगर रिस्क है वो किसके ऊपर जाएगा, सेल के केस में फॉल्स ऑन द बायर, जबकि अग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करते हैं तो वो होता है फॉल्स ऑन द सेलर, क्योंकि अगर कुछ चीज़ में डैमेज हुआ है या कुछ भी लॉस हुआ है, अभी तक तो किसके पास थी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ था ना कार का एग्रीमेंट टू सेल में, वो 1 महीने बाद होने वाला था, तो उससे पहले अगर कुछ डैमेज होता है तो सेलर के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सेल एंड हायर परचेज के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर सेल की, तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सेल के केस में वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप, ठीक है। जब हायर परचेज की बात करते हैं तो तभी होती है जब आपकी जो पेमेंट है, ठीक है, उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, तो उस केस में ही हायर परचेज में गुड ट्रांसफर होगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पार्टी की बात करें तो जो बायर की पोजीशन रहती है वो ओनर की बन जाती है जैसे ही सेल होता है, जबकि हायर परचेज के केस में क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द हायर इज दैट ऑफ द बेली, ठीक है। बेली की पोजीशन में रहेगा जब तक उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे दी होगी, जैसे वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा वो ओनर बन जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो जो बायर है, इन केस ऑफ सेल बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और उसको ही इज बाउंड टू पे, क्योंकि अब उसने गुड तो ले लिया तो उसको पे ही करना पड़ेगा प्राइस, राइट। बट हायर परचेज के केस में क्या है, अगर उसको नहीं चाहिए टर्मिनेट करना है तो वो अपने गुड्स को रिटर्न करके टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, ठीक है। तो अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है बायर की तो ये बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, तो सेलर के पास पड़ेगा इन केस ऑफ सेल, ठीक है। और हायर परचेज की बात की जाए तो ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इट, द हायरर फेल्स टू पे द एन इंस्टॉलमेंट, द ओनर हैज अ राइट टू टेक बैक द गुड्स। तो यहाँ के केस में तो किसी के ऊपर नुकसान नहीं पड़ रहा है, अगर इन केस जो बायर है, बेसिकली जो हायरर है, ठीक है, जिसने लेके रखी थी, जो बेली की पोजीशन में था, तो अगर उसके पास गुड्स था और इंस्टॉलमेंट हो जाता तो क्या कर सकता है, जो ओनर है वो वापस ले लेगा अपना गुड, बोलेगा ठीक है दे दो वापस, है ना। अब ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात की जाए तो सेल के केस में डायरेक्टली ट्रांसफर किसके पास चला जाएगा, बायर के पास, जबकि हायर परचेज के केस में हायर के पास तब तक नहीं जाएगा जब तक वो ओनरशिप उसके पास नहीं आ जाती, बेसिकली लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देता है। नेक्स्ट इज रीसेल की बात करी जाए, ठीक है, तो रीसेल के केस में क्या हो रहा है, अगर सेल के केस में रीसेल हो रहा है तो द बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, ठीक है, जबकि हायर परचेज के केस में रीसेल नहीं हो सकता अंटिल वो उसने सारी की सारी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स है वो पे ना कर दी। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं सेल और बेलमेंट के बीच का डिफरेंस में। तो सेल के केस में अगेन आपको मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, जैसे कि उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, बेसिकली इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है सेलर से बायर पर। और रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट सेल इज नॉट पॉसिबल, अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट लिया तो अब रिटर्न की तो कोई गुंजाइश नहीं बचती है। फिर कंसिडरेशन की बात की जाए तो आपको प्राइस पे करना पड़ता है। अब बेलमेंट के केस में जो कंसिडरेशन होती है वो ग्रेटिट्यूस भी हो सकती है, बेसिकली कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया, फिर थैंक यू करके ख़त्म कर दिया, ठीक है, दैट इज थिंग। और बेलमेंट क्या होती है ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आई होप सो, नहीं पढ़ा है तो फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की क्लास बनी हुई है, वो चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एनीवेज आई वुड बी कवरिंग एवरीथिंग, सो चलिए बेलमेंट भी देख लेते हैं एक बार। तो बेलमेंट के केस में क्या हो रहा है, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली फॉर एनी ऑफ द रीजन लाइक सेफ कस्टडी कैरेज जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बेलर टू द बेली, ठीक है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, सेफ कस्टडी हो, कैरेज हो, वट एवर रीजन है। अब रिटर्न ऑफ गुड्स की बात कीजिए तो बेली को इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो बेली है उसको जो भी गुड्स है ना उसको प्रॉपरली उसको किसको हैंड ओवर कर देने, बेलर को, ऑन अकम्पलिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वॉज मेड, जिस पर्पज के लिए बेलमेंट कॉन्टैक्ट में वो एंटर हुआ था, ठीक है, दोनों एंटर हुआ था, वो कंप्लीट हो जाता है तो वैसे ही बेली को बेलर को सारे गुड्स दे देने। अब बेलर बेली में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, बेलर बेसिकली जिसका गुड्स है, ठीक है, जिसकी गुड्स हैं वो बेलर हो गया।
अब वो दूसरे इंसान को दे रहा है, वो बेली है, ठीक है। अब ये जो दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज अ बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है किसका? बेलमेंट का। ऑलराइट, अब आ जाते हैं कुछ एसेंशियल्स जो कि ज़रूरी है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहला चीज़ है कि दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, दो पार्टीज होंगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा सेल का, राइट। नेक्स्ट है गुड्स होना ज़रूरी है, गुड्स होंगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का होना ज़रूरी है, प्राइस होना ज़रूरी है, एज वेल एज जो भी एसेंशियल्स हमने पढ़े थे किसमें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सारे एसेंशियल्स भी होने ज़रूरी है। दैट इज द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होने ज़रूरी है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सके। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्लूड बोथ अ सेल एंड अ एग्रीमेंट, ठीक है। जो भी हो रहा है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब गुड्स की बात करी जाए तो गुड्स की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कवर अप कर लेंगे। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दी गई है। अभी क्या डिफाइन करता है कि गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, and it includes stocks and shares, growing crops, grass, and the things attached to or forming a part of land which are agreed to be served before sale और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है। अब मैं डेफिनेशन आपको क्या समझाऊँ इसमें, राइट। सो ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना प्रॉपरली, राइट। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो गुड्स क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स, फिर है आपके स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एट दैट टाइम वो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे थे फिजिकली, दैट इज योर एग्जिस्टिंग गुड। दैट इज गुड्स दैट आर इन physically in the existence at the time of entering of contract of sale, तो वो आपके क्या हो गए? एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एग्जिस्टिंग गुड्स। नेक्स्ट है आपके फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या है कि वो अभी बने नहीं है, बट आपने जैसे ऑर्डर दिया कि मुझे ये फलाना चीज़ चाहिए, तो वो आपके हिसाब से फिर वो मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो गुड्स ऑफ सेल है, ठीक है, वो आपको फ्यूचर में चाहिए। बेसिकली आप एग्रीमेंट बना के जा रहे हो। सो गुड्स दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है बायर और सेलर के बीच में, कि बायर ने बोला कि मुझे 50 चेयर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सेलर ने बोला ठीक है। तो जैसे ही वो ऑर्डर आया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, वैसे ही जो सेलर है उसने मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया 50 चेयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेंजेंट गुड। तो कंटेंजेंट गुड क्या होते हैं? गुड्स हुज एक्विजिशन बाय सेलर डिपेंड्स अपॉन ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो कंटीजेंट गुड्स क्या होते हैं? जिसका एक्विजिशन बाय सेलर डिपेंड करता है कुछ इवेंट्स के होने या ना होने पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अग्री किया टू सेल अ कार टू बी, ठीक है, प्रोवाइड द सी हु इज द प्रेजेंट ओनर सेल्स टू द ए, ठीक है। तो ए ने अग्री किया है बी को कि मैं आपको ये कार बेच दूंगा अगर सी ने मुझे कार दे दी बेचने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या आ गई, कंडीशन आ गई है कि अगर सी ने दे दिया ना ए को, तभी ए सेल कर पाएगा, तो वो कंडीशन होगी ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। अगर सी ने नहीं सेल किया तो नहीं सेल कर पाएगा, और अगर कर दी तो फिर वो बी को मिल जाएगी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा हो और जो बायर उसने बोला कि मैं स्पेसिफिकली यही गुड लेना चाहता हूँ, ठीक है, उसने बता दिया कि मेरे को यही चीज़ चाहिए और मैं इसी के लिए आया हूँ, तो वो गुड्स क्या हो गए? आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए ने अग्री किया टू सेल हिज रोलेक्स वॉच एज पॉइंटेड और स्पेसिफाइड टू बी, ठीक है। तो ए ने अपनी वॉच को दिखाते हुए बोला कि मैं ये वाली वॉच बेच रहा हूँ, ठीक है, रोलेक्स वॉच बेच रहा हूँ, बी को बोला, ठीक है। अब इन फ्यूचर उसने धोखा दे दिया, बोला कि नहीं मैं ये नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला कि बी को बोला कि भाई मैंने तो तुम्हें बोला था कि वॉच, तुमने बोला था कि मुझे वॉच चाहिए, अब मैं रोलेक्स दूं या मैं कोई और ब्रांड का वॉच दूं, क्या फर्क पड़ता है? बट यहाँ फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बी ने स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे रोलेक्स की वॉच चाहिए जो आपके पास है, ठीक है। तो दैट इज योर स्पेसिफिक गुड। अब हम आ जाते हैं असर्टेन गुड्स। तो गुड्स आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था तो जो बायर है उसने स्पेसिफिकली बताया कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी में, बेसिकली असर्टेन कर दिया कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी में ये फलाना चीज़ चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अग्री किया सेल करने के लिए 40 बोरी किसकी? चावल की, टू बी, ठीक है। तो उसके पास 100 बोरी पड़ी होती है, तो
जो बी था उसने बोला कि मुझे 40 बोरी चाहिए, तो ए ने भी अग्री कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, असर्टेन किया गया गुड्स को। तो दीज आर व्हाट, असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स हो गया। अब हम जो तीसरी कैटेगरी आपकी ये है अनसर्टेन गुड्स, जहाँ पे आपने स्पेसिफिकली बताया नहीं है और ना आइडेंटिफाई किया गया है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उन तरह के गुड्स को क्या बोला जाता है, अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको। सो अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं या फिर असर्टेन नहीं किए गए हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपको एक सैंपल दे दिया गया था कि ये ऐसी चीज़ है, तो आपको अगर खरीदना है तो खरीद लो। तो वो सैंपल देख के आपने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे इतनी इतनी चीज़ें दे देना। बट असर्टेन के केस में क्या हुआ था, आपने स्पेसिफिकली बताया था कि मुझे इतनी इतनी 40 बोरियां चाहिए किसकी, चावल की। बट अनसर्टेन में आपने कुछ सैंपल देख लिया और आपने बोला कि ठीक है ये सही है तो मैं ले जाऊंगा इतना इतना, ठीक है। तो अनसर्टेन में आपने सिर्फ सैंपल देख के या फिर सिर्फ डिस्क्रिप्शन से बोल दिया कि मुझे गुड्स चलेगा, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ए अग्रीज टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग ऑन द शॉप, इट इज अ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने नहीं स्पेसिफिकली बताया था कि मुझे यही वाला नमक का पैकेट चाहिए, ऑलराइट। और जैसे ही वो डिलीवर होगा तो वो आपको नहीं पता होगा कि कौन से उन 100 पैकेट्स में से कौन सा वाला पैकेट आपके पास है, ऑलराइट। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और आपने असर्टेन बेसिकली असर्टेन नहीं किया था या फिर स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि मुझे ये वाले नमक का पैकेट चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ गुड्स आपको क्या बोलते हैं, इनको अनसर्टेन गुड्स। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल एम्प्टर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। बायर को अवेयर होना है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उसको प्रॉपरली क्वालिटी चेक देख लेना है खुद से बिफोर द परचेज, ठीक है। सो जो जर्नल रूल है वो बोलता है कि द बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट्स इन द गुड्स अनलेस द सेलर हैज मेड अ मिसरिप्रेजेंटेशन और देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो जर्नल रूल है वो बोलता है कि बायर जो है उसको अवेयर रहने की जरूरत है, जब भी वो कोई भी चीज़ खरीदने जाता है तो ही हैज टू बी अवेयर कि मेरे को अगर ये चीज़ खरीदनी तो मुझे प्रॉपरली उसका जो भी चीज़ है वो चेक लेना चाहिए, एक बार क्वालिटी चेक ले लेना चाहिए, और देख लेना चाहिए कि वो गुड्स सुटेबल हैं परचेज करने के लिए, ठीक है। सो ये क्या बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयर, ठीक है। बट ये डॉक्ट्रिन की कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कौन से केसेस है जिसके अंडर अगर बायर अवेयर नहीं है, ठीक है, तो ये वाला नहीं लगेगा रूल, ठीक है। सो एक्सेप्शंस क्या क्या है, पहला है कि सेलर ने मिसरिप्रेजेंटेशन कर दी, बेसिकली सेलर ने फॉल्स स्टेटमेंट बताई गुड्स के बारे में और उसने कहा कि एक गुड बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसने झूठ झूठ चीज़ें बता दी बायर को कि जिससे वो बायर खरीद ले, ठीक है। तो अगर इस केस में गुड्स खराब निकलते हैं तो बायर के पास रेमेडीज हैं जो कि वो फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली वो अपने लिए फाइट बैक कर सकता है, वो स्यू कर सकता है सेलर को कि इन्होंने झूठ बोला था, ठीक है। इस केस में ये वाला रूल नहीं लगेगा, कौन सा, कि बायर को अवेयर रहने की जरूरत थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर की गलती थी, सेलर ने मिसरिप्रेजेंटेशन करी थी। नेक्स्ट इज फिट फॉर द पर्पस। अब यहाँ पे बायर ने स्पेसिफिकली बताया था कि मुझे ये गुड चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। एंड वो रिलाई करता है सेलर की स्किल्स पर या फिर जजमेंट पर ये पता करने के लिए कि वो उस पर्पस के लिए वो गुड फिट एंड फाइन है कि नहीं है। सो अब यहाँ इस केस में अगर सेलर ने झूठ बोला और उसने बोला कि हाँ ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर लेके जाइए, तो इस केस में भी जो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा सेलर, बायर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मर्चेंटेबल क्वालिटी। If goods are bought by the description from a seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition that the goods shall be merchantable quality, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो गुड्स थे वो बायर ने खरीदे सेलर से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर, और जो सेलर है वो उस चीज़ में बहुत टाइम से डील कर रहा है, उसको पता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। उसके बाद भी जो सेलर है उसने धोखाबाजी कर दी उसके साथ, किसके साथ, बायर के साथ, और उसने बोला कि हाँ बढ़िया आप इसको बेच सकते हैं, ले जाइए इसको, आराम से इसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, कमर्शियल उसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसे करके झूठ बोल दिया। तो यहाँ पर अगेन सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, नॉट द बायर, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल बाय सैंपल। अगर जो सेलर है, ठीक है, उसने एक सैंपल दिखा दिया बायर को, बोला कि
ये जो सैंपल है बढ़िया, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने कोई सैंपल दिखाया है, बेसिकली सेलर ने कोई सैंपल दिखाया है, तो ये मान के चला जाएगा कि जो बल्क क्वांटिटी उसके पास पड़ी हुई है वो सैंपल की क्वालिटी से मैच करती है। और अगर इस केस में अगर मैच नहीं करी, बायर ने कुछ खरीद लिया सैंपल देख के और उसको वो सही नहीं लगा इन फ्यूचर जाके, तो यहाँ पे गलती किसकी होगी? सेलर की होगी। ठीक है, ऑलराइट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर क्या बोल रहा था कि लेट द बायर बी अवेयर, बट यहाँ के कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? पहला एक्सेप्शन है कि सेलर ने मिसरिप्रेजेंटेशन करके, झूठ बोल के, फॉल्स स्टेटमेंट्स दे के बायर को सामान भेज दिया। दूसरा है फिटनेस फॉर पर्पस, जो बायर था उसने प्रॉपरली बताया था कि मेरे को इस चीज़ के लिए चाहिए, मेरे को इस पर्पस के लिए चाहिए, फिर भी सेलर ने झूठ बोलकर उसको बेच दिया, तो उस केस में भी सेलर की गलती होगी। फिर है मर्चेंटेबल क्वालिटी में होना चाहिए। फिर है सेल बाय सैंपल। तो सेल बाय सैंपल के अंदर क्या होता है कि अगर सेलर ने आपको सैंपल दिखाया है और बायर को कि ये चीज़ है, इसका सैंपल है, तो यही मान के चला जाता है कि जो सैंपल की क्वालिटी है वो बल्क क्वांटिटी से मैच करती है। बट अगर इन केस नहीं करी तो सेलर की गलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जाते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर। अगर सेलर को बायर ने पैसे नहीं दिए, फुल प्राइस नहीं पे किया है, तो उस केस में क्या क्या राइट्स हैं अनपेड सेलर के पास, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले है राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। सो ये जो राइट्स हैं इनको कैटेगराइज कर दिया गया है दो में। पहला है राइट अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं, और राइट अगेंस्ट द बायर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। सो पहला राइट है राइट ऑफ लेन। राइट ऑफ लेन क्या बोलता है? जो अनपेड सेलर है वो अपने पास गुड्स का पोजेशन रख सकता है जब तक पेमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो जो अनपेड सेलर है वो रोक सकता है गुड्स को इन ट्रांजिट टू रिगेन द पोजेशन अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट ऑफ रीसेल। तो जो अनपेड सेलर है उसके पास राइट है कि वो उसको रीसेल कर सके गुड्स को, क्योंकि बायर ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। ऑलराइट, सो ये तीन राइट्स हो गए किसके? अनपेड सेलर के। अब अगर अगेंस्ट बायर की बात की जाए, ठीक है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर? तो बायर के अगेंस्ट क्या है? तो जो भी प्राइस है अनपेड सेलर का, जो प्राइस नहीं दिया है बायर ने, तो उसके खिलाफ वो उसको स्यू कर सकता है बायर को प्राइस के लिए। बाकी अगर कुछ डैमेज हुआ है, ठीक है, तो वो सारे डैमेजेस के लिए भी स्यू कर सकता है। ऑलराइट, सो हमने इसमें क्या देखा था कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या क्या हैं? इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया। पहला आपका राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड देन राइट अगेंस्ट द बायर। तो अगेंस्ट द गुड्स में क्या है कि वो रोक सकता है, या फिर अपना जो सेलर है वो तो पोजेशन है गुड्स का अपने पास रोक सकता है अंटिल द पेमेंट इज मेड। दूसरा क्या था? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजैक्शन। तो अनपेड सेलर रोक सकता है गुड्स को इन ट्रांजिट और वापस से वो जो गुड्स है उसका पोजेशन रिगेन कर सकता है अगर जो बायर है वो बन जाता है इंसॉल्वेंट। तो जो तीसरा राइट था वो था राइट ऑफ रीसेल। तो जो अनपेड सेलर है उसके पास राइट है कि वो गुड्स है, अगर बायर उसमें पेमेंट पूरी तरह नहीं देता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तो वो गुड्स को रीसेल कर सके। अब अगेंस्ट द बायर की बात की जाए, अगेंस्ट द बायर में क्या है? अगर अनपेड सेलर को, बेसिकली अनपेड सेलर कौन होता है? वही जिसको प्राइस नहीं मिला है, तो वो प्राइस के लिए क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है बायर को। नेक्स्ट चीज़ है वो डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। ऑलराइट, अब जाते हैं राइट्स ऑफ बायर। बायर के क्या क्या राइट्स हैं? बायर का राइट्स है कि उसको प्रॉपर्ली डिलीवरी मिलनी चाहिए गुड्स की। ठीक है, ही हैज़ अ राइट टू डिमांड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखे थे उसके हिसाब से वो डिलीवरी मांग सकता है गुड्स की। फिर है राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। बायर के पास राइट है टू रिजेक्ट द गुड अगर वो जो गुड्स है जो कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से नहीं है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है तो वो हो गया। नेक्स्ट इज राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। So the buyer can sue for specific performance of the contract if the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods. ठीक है, right to damage for non delivery of goods। ठीक है, तो जो बायर है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है इन केस जो गुड्स हैं प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हुए। नेक्स्ट इज राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बायर के पास राइट है कि वो गुड्स को एक्सेप्टेंस से पहले चेक कर सके, एग्जामिन कर सके कि गुड्स सही है या नहीं सही है। फिर है राइट्स टू स्यू फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, बायर के पास राइट है टू स्यू फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर। ठीक है,